नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। जैसा कि खबरों के बीच बीच में हम आपको एक दमदार शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। इस बार हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इनसे हम मुलाकात कराएंगे और इनसे जो बातचीत होगी वो हम सारी बात आपको सुनाएंगे। इन्होंने बताया है कि हम कई मीडिया वालों से बातचीत किए हैं, बस हाँ में हाँ मिलाते हैं और हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं। आखिर मीडिया वाला जो है वो उसका काम है कि हमारी समस्या को दिखाना, बिल्कुल सही बात है। और ये शख्स हमारी मुलाकात इनकी सालमारी में हुई थी, जो कटिहार ज़िले का एक बड़ा सा बारसूयन मंडल के बीच में सालमारी बाज़ार पड़ता और काफ़ी बड़ा बाज़ार है वो। वहाँ एक मीटिंग थी, मीटिंग में इन्होंने प्रयास किया कि हमें 2 शब्द बोलने दिया जाए और लगभग हज़ारों की संख्या में भीड़ थी वहाँ। और उस मीटिंग में इन्होंने जो बात कही, 4 से 5 मिनट तक बातचीत कही होंगी, वो बात हमने भी सुनी और मैंने इनका चेहरा देखा और पता चला कि ये शख्स जो है कदवा प्रखंड का है। जैसे स्टेज से नीचे उतरा, हमने इससे संपर्क साधा और हमने इसे मोबाइल नंबर दे दिया, आप हमसे बात करिएगा। और लगभग 5-6 दिन गुजर जाने के बाद इन्होंने हमसे बातचीत किया, हमने परिचय जाना, अता पता जाना। उनके बाद हमने देखा कि इसके अंदर में जो लावा है, सवालों का जो गर्मा गर्म जैसे लावा होता है ना, वो गर्म जो मुद्दा होता है, वो ज्वलंत मुद्दा इसके पास है, जो कि आज तक हमारे ख्याल से ध्यान तो सबका पड़ता है, लेकिन लोग आगे निकल जाते हैं। मार खा रहा है, खाने दो, हमें उससे क्या। पैसा लूट रहा है, लूटने दो, हमें उससे क्या। रिश्वतखोरी, सीट, तमाम तरह की परेशानी वाले मुद्दा इन्होंने उस स्टेज के माध्यम से सभा में रखा था और तालियों की गड़गड़ाहट शुरुआत हो गई थी, लेकिन समय कम था और 4 मिनट के अंदर में इन्होंने जो कह दिया वो किसी ने नहीं कहा। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। इनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है। इन्होंने काफ़ी मैंने इच्छा जाहिर की कि आज भी वो जो वहाँ ज्वलंत मुद्दा था, हम टटोलेंगे कि इसके अंदर में आज भी वो ज्वलंत मुद्दा धधक रहा है या नहीं, अगर इसका समस्या का समाधान कैसे होगा। और उनके साथ कोई एक मुद्दा नहीं, कई मुद्दे हैं। ये मुद्दा आपको भी जानना चाहिए, आखिर क्यों नहीं आप इस मुद्दे पर बात करते हैं, इस मुद्दे पर विचार करते हैं। रटी रटाई मुद्दे पर नेता को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, बाद में 5 साल तक जो आप रोना रोते हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। क्या ये जो हमने बात कही, ये बात कहाँ तक सत्य है जो हमने? बिल्कुल 100% सत्य है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शक को आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं एक मामूली दिहाड़ी मजदूर हूँ जो दिल्ली, बम्बई, पूरी दुनिया घूम करके, यूँ कहिए कि पूरे देश घूम करके मजदूरी करके घर लाता हूँ, बिहार लाता हूँ और अपने बीवी बच्चों को पालता हूँ, घर चलाता हूँ। कौन सा पंचायत हो गया? मेरा चौनी पंचायत, बेहरो गाँव, 6 नंबर वार्ड में मेरा घर है। प्रखंड? कदवा, जिला कटिहार, राज्य बिहार। तो आपने जी बिहार तो बिहार है, अब इसको तो क्या कहते हैं, बिहार बना कर रखा हुआ है सरकारों ने। बिहार? जी, बिहार का मतलब सुनसान जगह, जंगल जहाँ डाकू रहते हैं। बाप रे बाप। अब इसको अगर चाहे तो बहार बन सकता है ये, लेकिन दावा तो है बिहार में बहार है। आपने नई शब्द वाली का इस्तेमाल किया, बिहार। जी नहीं, इस टाइम तो बिहार ही है ये। यहाँ पर देखिए कि कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी आकर के तैयार नहीं है कि बिहार में गुंडा है। डरते हैं जी, डरते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी को डर लगता है तो हमारी फौज, हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारी पूरी की पूरी सरकार, वो कहाँ है कि बिहार के गुंडे के पीछे, मतलब उनके सामने वो डर जाते हैं क्या? पहले क्राइम हो जाता है, उनके बाद पुलिस पहुँचती है, बिल्कुल बिल्कुल, अपराधी को सजा मिलती है। होना क्या चाहिए? वो तो खैर देख लीजिए, बिहार के हर संस्था, जितना भी संस्था है, हर संस्था को चलाने वाले जो प्रमुख हैं, जो भी उनके चीफ हैं या छोटे बड़े जितने जो कोई हैं, वो सब आलस और आसकत ही हैं। मतलब उनको थकान हो चुकी है, वो कहीं भी आगे बढ़कर कुछ करने बोलने के लायक नहीं है कोई भी। सिस्टम चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, सिस्टम भ्रष्ट है, इसको नष्ट भ्रष्ट जो भी कहिए, उससे ज़्यादा कोई शब्द अगर आप जंक लग चुका है। बिल्कुल जंक लग चुका है। कि दिमाग लगा, वो कुछ भी के लिए दिमाग लग गया, उसको खा गया। वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं हैं?
नहीं, सरकारों से हम किसी भी सरकारों से यूँ कहिए कि खुश नहीं हैं। जैसे हमारे देश में तो संविधान तो है ना देश में, हाँ संविधान ही है। संविधान से खुश है कि नहीं? संविधान से तो खुश हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने हम जैसे गरीबों, मजलूमों और छोटी जातों के लिए उन्होंने बहुत कुछ प्रयास करके वरदान। जी हाँ, वरदान थे वो, और लिख कर। तो सर खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। समस्या कहाँ थी? वायरल वीडियो इनका आज भी इनके पास है। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। मजदूरों की समस्या को लेकर इन्होंने जो हजारों लोगों के बीच में वो बात कह दी थी, वो बात आज हम उन्हीं बातों की चर्चा हम शुरुआत करेंगे। तत्काल हमने मोहम्मद शोएब साहब से हमने परिचय करवाया है। क्या आप शोएब साहब जी, और सवालों की तरफ चलते हैं। वो प्रमुख सवाल हैं प्रवासी मजदूर की समस्या। गांव घर में लोग बड़े होते हैं और हर वर्ष प्रवासी मजदूर बाहर में मारे जाते हैं और उनका बॉडी यहाँ आता है, उनके परिवार को मुआवजा तक नहीं मिलता है। जी, ये समस्या यहाँ से शुरू करते हैं। और यहाँ से जो सफ़र है दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, कलकत्ता और भी महानगर है, तो वो वहाँ तक की समस्याओं तक पहुँचने का प्रयास करेंगे बातों बातों में। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो मजदूर है, पढ़े लिखे युवा बाहर जाते हैं, वहाँ उनकी मौत हो जाती है, घर आते हैं, उनका बॉडी आता है, टोटल खर्च घर वाले बेयर करते हैं, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं होती। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पढ़े लिखे अनपढ़ जिनको भी यहाँ से बाहर जाना होता है, उनके लिए यूँ कहिए कि बहुत बहुत बड़ी मुसीबत होती है घर छोड़कर जाना और वहाँ से कमा कर लाकर फिर कुछ करना। तो उनकी जो हालत होती है, जितनी तकलीफ़ें होती हैं ना, तो आप उसको खुलकर ना जानना चाहें तो बेहतर है। क्योंकि जिस दिन से इन चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं बूढ़ा लगने लगा हूँ। इतनी तकलीफ़ें होती है। लगभग कितनी उम्र है आपकी? मेरी बात 42 है मात्र। जी, मेरी उम्र 42 है। मैं जब इन चीज़ों को रात में सोता हूँ और इन चीज़ों को सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। और फिर टेंशन के कारण ज़्यादा उम्र। जी हाँ, मैं बूढ़ा इस वजह से लग रहा हूँ। और एक चीज़ मेरे दिमाग में और गड़ गई है। परिवार में कौन कौन है आपका? परिवार में मेरी बीवी है और मेरे लड़के हैं, मेरी लड़कियाँ हैं। बच्चे कहाँ तक पढ़े? बच्चों को भी मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं सका। जैसे मेरा बड़ा बेटा है, वो 9वीं तक पढ़ सका और मैट्रिक और आगे नहीं कर सके। अभी क्या कर रहे हैं? अभी फिर वो भी मेरी तरह बम्बई, गुजरात, यहाँ वहाँ, और क्या पैसा कमाना है, घर। हाँ। गरीबी ये हालत तक पहुँचा दी। बिल्कुल। जब कोरोना काल था, मैं खुद दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर आया, तो किसी ने मुझसे पूछा, तो उस वक़्त तो मैं और मेरी तरह बहुत लोग ये कसम खा रहे थे कि अब दोबारा इन शहरों में हमें नहीं आना। लेकिन ये जो मजबूरी डायन है जी, और गरीबी डायन जी, वो पैर में जंजीर बांध कर खींच कर कह रही है, चल बेटा यहाँ क्या खाएगा, आज़ादी खत्म हो गई। तो फिर हमें रो धो कर भी हर हाल में वो जो हमने बताया कि मजबूरी डायन हमारी जंजीर बांधकर हमारे पैरों में खींच कर लेकर जाती है। अगर बिहार में सारी व्यवस्था होती तो बिहार में चाहे तो, अगर सरकार चाहे तो 1 साल में ऐसा कुछ हो जाएगा कि यहाँ से लोगों को बहुत कम संख्या में बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो इतनी संख्या, कोई सरकार इसका आंकड़ा तो बताए कि भाई बिहार से कितने लोग बाहर जाते हैं। सरकार कहती है बिहार में बाहर है, तो आखिर किस दावे के साथ कहती है बाहर है? वो सिर्फ दावे उनके कागज़ों में हैं। बहुत सारा योजना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ कागज़ों में है। जैसे रोज़गार गारंटी योजना, ना रोज़गार है ना गारंटी है। योजना तो रजिस्टरों में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो बिहार है बिहार में? बिल्कुल, बिहार है नहीं, बिहार बना कर रखा हुआ है इस टाइम। अच्छा, घर से जब मजदूर जाता है, ट्रेन में बैठते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? उनकी तो वो तो यूँ कहिए कि वो जहन्नम में जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं लोग, गुजारेंगे लोग मरने के बाद। जो गुनहगार होंगे बस उनको ट्रेन में देख लीजिए, जहन्नम में देख लीजिए, एक जैसा ही है। वो उनको पता नहीं किस गुनाह की सज़ा यहाँ मिलने लगी है। 100 लोगों की बोगी में 400 लोग सवार हो रहे हैं। भाई अगर हम ये गाड़ी छोड़ दिए तो जो किराया भाड़ा हम घर से दे करके आ रहे हैं यहाँ पर, 500 रुपया तो हमारी जेब में ही है ना। उस 500 में से अब तो मेरा 200 रुपया खर्च हो चुका है। अगर हम आज ट्रेन में नहीं गए तो फिर यहाँ से वापस जाने में मेरा 100 रुपया और खर्च हो जाएगा। तो फिर वो 500 में से तो 200 बचे मेरे पास। फिर 300 जुटाने के लिए और न जाने कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करके फिर हमको 100 बोगी में व्यक्ति अटते हैं और जिसमें कि 400 व्यक्ति को ठूंसा जाता है, तो उस समय क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नहीं, ठोसा नहीं जाता, लेकिन आपके सामने अगर एक ही गाड़ी खड़ी है
और आपको जाना है 400 लोगों को, तो फिर तो सबको चढ़ना ही है। उसी को बोलते हैं ठूसना। जी, तो मुझे लगता है कि गाड़ियों की संख्या की कमी है, गाड़ियों की संख्या बढ़ जानी चाहिए। खैर वो मजदूर के लिए एक कोई गाड़ी नहीं है। नहीं, अभी होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, गाड़ियाँ बढ़ाई जा सकती थी। जिस मज़दूर की, मैं बोलता हूँ मज़दूर हो या भिखारी हो या कोई छोटा दुकानदार हो, जिनकी लाशें एम्बुलेंस पर बिहार में घुसती हैं, उनका मुआवजा उनके घर वालों को बिहार के बॉर्डर पर मिल जाना था। लेकिन अब इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। अब बस सिर्फ सरकार, जो कोई भी जिम्मेदार है, बस वो ये चीज़ बता दें। आपने बताया है शोएब जी कि ट्रेन में जब भीड़ होती है तो वहाँ जब अदर स्टेट में गाड़ी जाती है तो मारा जाता है, पीटा जाता है, छीन छोर होती है, कुछ रुपये लूट लेते हैं, कोई थप्पड़ से मारते हैं, कोई बेल्ट से मारते हैं। इन तमाम बातों का आपने रखा था वो वायरल वीडियो में। जी जी, तो उसमें होता ही है। जैसे उसमें तो लोग पहले ही चढ़े हुए हैं, इतनी भीड़ हुई है। अब किसी लोकल को चढ़ कर के यहाँ से कहीं जाना हुआ उसको बीच में, तो जगह है ही नहीं। फिर वो अपने एरिया में होने का और दबंग होने का फ़ायदा उठाते हुए बेल्ट निकालते हैं या थप्पड़ चलाते हैं या फाइट चलाते हैं। 2-4 लोग होते हैं, मज़दूरों को, गरीबों को मार पीट करके वो अपनी जगह बनाते हैं। और ये चीज़ हर जगह से सबसे ज़्यादा अलीगढ़ स्टेशन में फेमस है। मजदूर बेचारा मूक यानी कि गूंगा हो जाता है और मार खाते रहता है। बिल्कुल, अपनी अपनी टेंशन है। भाई घर छोड़कर आए हैं, बच्चों को छोड़कर आए हैं, रोना धोना, तो बच्चे भी रो रहे हैं घर में। कोई विरोध नहीं करता है इस बात। नहीं, करने का मौका ही नहीं है, क्योंकि अगर हम वहाँ करेंगे हम उन्हें मार सकते हैं, कुछ उनसे लड़ सकते हैं, जबकि आपकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन वो क्या करेंगे कि फ़ोन करके फिर अगले स्टेशन में अपने लोगों को बुला करके, है ना, फिर हमें एक एक करके। इनके लिए तो आरपीएफ के द्वारा भी कई सुविधाएं दी गई है। वो लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, ये चीज़ मानता हूँ कि पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था। टिकट में लिखा रहता है शुभ यात्रा, आपकी यात्रा शुभ हो। जी हाँ, शुभ तो, लेकिन वहाँ लिखने पढ़ने को वो चीज़ बिल्कुल अलग है, और जो हमारी रियलिटी है, लाइफ, जो रियल लाइफ है, वो बिल्कुल उलट है। अगले मुद्दे की तरफ हम बात करते हैं। 15 साल बाद भी आवास प्राप्त नहीं हुआ आपको, क्या कारण है? हाँ, देखिए इसमें क्या होगा कि आप बाहर रहते हैं, पैसा कमाते हैं इसीलिए। जी नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, वहाँ से पैसे भेजकर पैसा बच्चों का, परिवार का मेंटेन करने के बाद जब हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा और हम पैसा नहीं दे सके, जो उनका कार्यकर्ता होता है, चाहे वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो या ग्राम सेवक हो, तो उनकी तरफ से जो मांग होती है वो हम नहीं दे सके आज तक, जिस वजह से मेरा बन भी नहीं सका। और जिन्होंने दिया उनका बीपीएल भी पहले हो गया, उनका क्या कहते हैं कि आवास भी हो गया। तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार इन चीज़ों की छानबीन करे, और जबकि सबकी औकात का उनको अंदाज़ा हो चुका है आधार कार्ड वगैरह के माध्यम से। जिसको होना था उसको नहीं हुआ, और जिसको नहीं होना था उसको हो गया। जिसको पहले होना था उसको अभी तक लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा, जिसको बाद में होना था वो कंप्लीट। जी, उनका घर पुराना हो चुका, वो बना दना करके उसमें रह रहे हैं मज़े से, और जिनको जैसे मुझको पहले होना था आज तक नहीं। इस तरह का जो हो रहा है, आखिर भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से है? भ्रष्टाचार तो सिस्टम है ये पूरा। मैं तो कहता हूँ कि एक हमारा बिहार तो शायद ही बिहार में ही है, मतलब तो पूरे देश में ही मुझे ऐसा लग रहा है। जिस क्षेत्र में हम लोग आते हैं उस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या भी झेलना पड़ता है। जी हाँ, खासकर आप बाहर होते हैं, परिवार घर में। जी, मेरा गांव बेहरो गांव है, जो बाढ़ग्रस्त घोषित है सरकार के यहाँ। उस हिसाब से उस गांव को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। जैसे 17 के बाढ़ में जो जिंदा बच गया वो बचा अपनी किस्मत से, सरकार ने उसके लिए बिल्कुल एक पैसे का कुछ नहीं किया मेरे गांव में। और हमारे बेहरो गांव में या हमारे क्षेत्र में सरकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे हमें राहत मिल सके। मतलब अभी भी वहाँ भेदभाव हो रहा है। हाँ, इसको भेदभाव कहिए, लूटमार कहिए, लापरवाही कहिए, डकैती। बाढ़ के टाइम में कुछ व्यक्ति डूब कर मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, जिसको कि सरकार कहती है पोस्टमार्टम कराना इम्पोर्टेंट है। आप इस बात से कहाँ तक सक्षम हैं? जी, मैं तो कहूँगा कि जो भी लोग डूब कर मरते हैं उनको बगैर चीर फाड़ के, बगैर पोस्टमार्टम के, गांव वालों की गवाही के हिसाब से उनको मुआवजा मिल जाना चाहिए। और ख़ासकर कम से कम उन बच्चों को जो नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र में डूब कर मर जाते हैं, वो तो
माँ बाप की गोद से वैसे ही बिछड़ जाते हैं एकदम से, तो उनका तो कलेजा फटा सा रहता है। और फिर उसको जब फाड़ने की बात आती है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को फाड़ने के लिए नहीं दिया और मुआवजा से भी वंचित रहा वो आज तक। उन्होंने कहा कि जब बच्चा चला गया तो मुआवजा लेके क्या करेंगे। जी, तो ऐसी हालतों में सरकारों को चाहिए, खास के वहाँ खास वैसे व्यक्ति को एक सक्षम बनाने के लिए सरकार उनको मुआवजा दे, ताकि जो उनके घर से मौत हो गई है, उनके घर में मातम जो पसरा हुआ है, वैसे व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। बिल्कुल, ये सच है कि पैसा एक मरहम है, लेकिन जिसका बच्चा मर गया हो, आप उसको पूछने जाओगे कि पैसे चाहिए क्या, तो उस टाइम वो क्या बोलेगा कि भाई हाँ मुझे पैसे दे दो। नहीं, उससे कुछ नहीं पूछना चाहिए, बल्कि जो गांव के प्रतिनिधि हैं, लोकल नेता, वार्ड सदस्य या फिर मुखिया वगैरह, इन लोगों को चाहिए कि साइड से भाई अपनी गवाही करा करके सरकार को आवेदन दें और उस मरने वाले बच्चे के घर वालों को उनका मुआवजा दिला दें। गांव के व्यक्तियों की गवाही के बाद इस बात की पुष्टि हो जाए और उनका जो मुआवजा होता है वो दिया जाना चाहिए, ये आपका कथन है। बिल्कुल बिल्कुल।